बात करेंगे बिहार के खजौली विधानसभा की। खजौली विधानसभा बिहार के मधुबनी जिले में है और झंझारपुर लोकसभा सीट के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है और यहां भी बड़े दिलचस्प समीकरण देखने को मिलते हैं और यहां कहा जा सकता है कि इस बार भी बड़ा रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, खजौली विधानसभा के समीकरणों को इस बार आप किस तरह से देख रहे हैं और पुराना जो इतिहास है वो इन समीकरणों को कितना प्रभावित करेगा? देखिए, खजौली विधानसभा में एक बार फिर से बीजेपी और आरजेडी का मुकाबला होगा और वो मुकाबला कड़ा होगा, ऐसा ही दिखता है। वैसे अगर हम खजौली विधानसभा की बात करें तो आप देखिएगा कि जो यहाँ पहला चुनाव हुआ वो 1952 में हुआ था और शकूर अहमद कांग्रेस प्रत्याशी थे, वो खजौली के पहले विधायक बने। लेकिन वो यहाँ रुके नहीं, लगातार 3 जीत उन्होंने हासिल की 1952, 1957 और फिर 1962 में। तो जीत की हैट्रिक लगाते हैं शकूर अहमद और फिर जो है यहाँ पर सोशलिस्ट पार्टी जो है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो है, उसको जो है लगातार 2 कामयाबी मिलती है। लेकिन फिर से कांग्रेस की यहाँ पर वापसी होती है और तब आप देखेंगे कि यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस सोशलिस्ट के बीच जो है एक मुकाबला यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि 1952 से 72 तक जब आप देखते हैं तो यहाँ पर जो खजौली विधानसभा क्षेत्र है तब सामान्य सीट थी और उस दौरान अगर आप देखिए तो कुल 6 चुनाव हुए थे जिसमें कांग्रेस को 4 बार कामयाबी मिली थी और 2 बार सोशलिस्ट पार्टी चुनाव जीतने में सफल रही थी। लेकिन 1977 से खजौली विधानसभा की सीट जो है अनुसूचित जाति आरक्षित सीट बन गई और यह सिलसिला 2005 के अक्टूबर के चुनाव तक चलता रहा और तब आप देखते हैं कि यहां जो एक मुकाबला है वो कांग्रेस वर्सेस सोशलिस्ट वर्सेस कम्युनिस्ट, इन तीनों के बीच जो है वो होने लगा। और यहां पर देखिएगा कि जो 8 चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को 2 बार सफलता मिली, सीपीआई को भी 2 बार कामयाबी मिली, आरजेडी भी 2 बार जीतने में सफल रहा और बीजेपी भी 2 बार। तो ये जो एरा था जब ये सीट आरक्षित थी तो किसी एक दल का वर्चस्व या दबदबा नहीं रहा। कांग्रेस जीती तो आरजेडी भी जीता, सीपीआई जीता तो बीजेपी भी जीती, तो सभी को जो है 2-2 बार यहां जीतने का अवसर मिला। लेकिन अगर आप 1952 से 1990 तक आए, जो 10 चुनाव हुआ जहां की कांग्रेस का प्रभाव दिखता है, तो इस दौरान इन 10 चुनावों में कांग्रेस पार्टी फर्स्ट डिवीजन से पास करती है क्योंकि उसे 6 बार कामयाबी यहां मिलती है। सोशलिस्ट 3 बार यहां से चुनाव जीतते हैं और सीपीआई को 1 बार कामयाबी मिलती है। लेकिन 1995 में फिर से सीपीआई यहां चुनाव जीतने में सफल रहता है। लेकिन साल 2000 से एक नया मुकाबला शुरू होता है जो कि होता है बीजेपी और आरजेडी के बीच में और इन दोनों के बीच यह मुकाबला पिछले चुनाव तक चला है और उम्मीद है कि इस चुनाव में यह मुकाबला आगे बढ़ेगा। बीजेपी और आरजेडी के बीच जो 6 मुकाबले हुए हैं उसमें बीजेपी को 4 बार सफलता मिली है और आरजेडी को 2 अवसर पर कामयाबी जो है वो मिली है। खजौली को अगर हम बात करें तो ये जयनगर क्षेत्र में कमला नदी पर एक खूबसूरत डैम है जो नेपाल से आने वाले पानी को का संचयन करता है और कार्तिक पूर्णिमा पर कमला नदी में आस्था की डुबकी लगाने नेपाल से भी जो है श्रद्धालु जयनगर आते हैं। मेला भी लगता है। ये बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर से जो है सटा हुआ विधानसभा क्षेत्र है। कुल 17 चुनाव अब तक खजौली में हुए हैं जिसमें कांग्रेस को 6 बार सफलता मिली है, बीजेपी 4 बार कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुई है, आरजेडी, सीपीआई और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 2-2 अवसरों पर जीत मिली है, तो जनता पार्टी ने भी 1 बार इस सीट पर कब्जा जमाया है। जहां तक सर्वाधिक जीतों की बात है व्यक्तिगत रूप से तो राम लखन राम और शकूर अहमद को 3-3 बार जो है इस सीट पर कामयाबी मिली है। अब अगर हम यहां 2010 से जो चुनाव हुए हैं उनको देखें और आंकड़ों को समझने की कोशिश करें तो क्या कुछ दिखता है। 2010 में जब ये सीट सामान्य हुई थी दोबारा से, तब
अरुण शंकर प्रसाद जो है यहां से बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। और आप देखेंगे कि जब से दोबारा जो सामान्य सीट हुई है तो जो मुकाबला हो रहा है वो बीजेपी वर्सेज आरजेडी तो है ही, वो अरुण शंकर प्रसाद और सीताराम यादव के बीच ही मुकाबला होता हुआ दिखा है। तो यहां पर 44,959 वोट अरुण शंकर प्रसाद को आए, 36.22% वोट, और सीताराम यादव को आए 34,246 वोट, मतलब 27.5% वोट। अमीरुद्दीन कम्युनिस्ट पार्टी के थे, उनको 17,816 वोट, मतलब 14.36% वोट, और कांग्रेस के प्रत्याशी दीपक सिंह को आए 5.52% वोट, यानी 6,841 वोट। तो एक क्वाड्रेंगुलर चतुष्कोणीय मुकाबला यहां पर हुआ, जिसमें कि अरुण शंकर प्रसाद को 10,713 वोटों की जीत मिली। फिर 2015 आता है, परिस्थितियां बदली, महागठबंधन बना, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस एक अम्ब्रेला के नीचे महागठबंधन के नाम से चुनाव लड़ रहे थे। तो दूसरी तरफ बीजेपी, एलजेपीआर, हम, सेकुलर, आरएलएसपी सब एक तरफ थे। तो ये सीट बीजेपी को ही गई चूंकि उसकी सिटिंग सीट थी, और आरजेडी चूंकि नियरेस्ट राइवल था पिछले इलेक्शन में तो उसी को ये सीट दी गई। प्लस यहाँ का जातीय समीकरण उस तरह का है कि यहाँ पर आरजेडी को ही चुनाव लड़ने को कहा गया। अरुण शंकर प्रसाद को 60,831 वोट आए, 37%, और सीताराम यादव को आ गए 71,534 वोट, मतलब 43.5% वोट। और सीपीआई यहां पर तीसरा कोण बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो इंपैक्ट नहीं दिखा सका। 7,568 वोट लाने में उसे कामयाबी मिली, 4.61% वोट। तो सीताराम यादव 10,703 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। फिर 2020 आता है। अब 2020 में जेडीयू की फिर से एनडीए में वापसी हो चुकी थी, लेकिन सीट लड़ने को एक बार फिर से बीजेपी को दी गई। आरजेडी से सीताराम यादव फिर से मैदान में थे, तो बीजेपी से अरुण शंकर प्रसाद ही थे। हाँ, जाप लोकतांत्रिक ने तब ब्रजकिशोर यादव को चुनावी मैदान में उतारा और उन्होंने मुकाबले को त्रिकोणीय बना ही दिया। अरुण शंकर प्रसाद को आए 83,161 वोट, मतलब 44.5% वोट, और सीताराम यादव को आए 60,472 वोट, मतलब 32.4% वोट, और ब्रजकिशोर यादव को आए 13,589 वोट, मतलब 7.3% वोट, और अंबिका प्रसाद सिंह थे, उनको 8,355 वोट जो है 4.5% वोट आए, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। तो इस फाइट में अरुण शंकर प्रसाद को 22,689 वोटों की जीत मिली, और इसकी बड़ी वजह यह थी कि जेडीयू की एनडीए में वापसी हो चुकी थी। तो जब आप आखिरी 3 चुनाव को एनालाइज कीजिएगा तो जो चीजें दिख रही हैं उसमें एक ये कि मुकाबला बीजेपी वर्सेस आरजेडी हो रहा है। दूसरी बात ये कि जेडीयू जिसके साथ रहा जीत उसकी हुई। 2010 और 20 में वो बीजेपी के साथ था तो बीजेपी को यहां सफलता मिली। 2015 में वो आरजेडी के साथ था तो आरजेडी को कामयाबी यहां पर मिली। अब 2025 में क्या होगा इस पर जो है सभी की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि जब यहां लोकसभा का भी चुनाव हुआ तो जेडीयू के रामप्रीत मंडल ने यहां 46% वोट लाए हैं और 16,377 वोटों की लीड हासिल की है। तो इससे एनडीए का हौसला जो है और बुलंद हुआ है, लेकिन अब आरजेडी को उसकी काट ढूंढनी है। तो अब चूंकि हार पिछला बहुत बड़ी थी, 22,689 वोटों की आरजेडी के लिए, तो ऐसे में
ये संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि एक अघोषित बात है कि अगर 15,000 से ज्यादा का मार्जिन हो तो कैंडिडेट बदलेगा या सिंबल बदलेगा। तो मान लीजिए चूंकि समीकरण आरजेडी को सपोर्ट करते हैं तो सिंबल तो ना बदले, प्रत्याशी बदल सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप देखें तो यहां जो नाम है वो ब्रज किशोर यादव का आ रहा है। ब्रज किशोर यादव जब कर्पूरी जयंती हो रही थी और वहां पर फूलपरास पहुंचे थे तेजस्वी यादव, तो भारी संख्या में भीड़ लेकर ये भी जो है वहां पर पहुंचे थे। और अब ब्रज किशोर यादव जो है वो आरजेडी में शामिल भी हो चुके हैं, तो उनका दावा इस सीट पर मजबूत दिखता है। हालांकि सीताराम यादव भी प्रयास कर रहे हैं कि उनको लालटेन का निशान मिल जाए। प्रदीप प्रभाकर एक और प्रत्याशी के तौर पर अपने आप को पेश करते हुए दिख रहे हैं। जहां तक बीजेपी की बात है तो अरुण शंकर प्रसाद का नाम सबसे आगे चल रहा है। पिछली बार 22,500 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे। हालांकि संघ से जुड़े विनोद प्रसाद शाह भी जो है सॉफ्टली दावा कर रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस की नजरें लगी हुई हैं क्योंकि हार जीत का मार्जिन बड़ा है, 15,000 से ज्यादा है। तो 2010 में चुनाव लड़े थे दीपक सिंह, वो एक बार फिर से जनसंपर्क कर रहे हैं, बल्कि जनसंपर्क तेज कर दिया है। तो अब देखना है कि यहां पर कौन आते हैं, लेकिन ज्यादा संभावना आरजेडी वर्सेस बीजेपी ही दिखता है। अब अगर हम यहां के जातीय समीकरण पर बात करें तो जो अनुमानित यहां पर जातीय समीकरण है, हम बार बार इस चीज को दोहराते हैं कि जो हम जातीय समीकरण बताते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इस तरह के आंकड़े जो है कहीं भी सरकारी तौर पर जारी नहीं किए जाते। जो आंकड़े हमें मिलते हैं उसका हम विश्लेषण करके आपको बताते हैं। जो एससी हैं वो 13.64% हैं। जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी संख्या यहां अच्छी है, 14.4%। यादव 19 से 20%। तो जो एमओवाई है वो यहां दमदार है, 34 से 35% के आसपास। राजपूत 3.5 से 4%, भूमिहार 4 से 5%, ब्राह्मण 3.5 से 4%। तो 11 से 12% के आसपास जो है आपको सामान्य जाति के वोटर्स दिखेंगे, और थोड़े बहुत आपको कायस्थ यहां पर दिखेंगे, कर्ण कायस्थ आपको यहां पर दिख सकते हैं। कोयरी 5.5 से 6%, कुर्मी 3.5 से 4%। तो कोयरी कुर्मी मिलाकर 9 से 10%, और वैश्य जो हैं वो 9 से 10% हो जाते हैं। तो जब आप एनडीए फोल्डर के परंपरागत वोटर या कोर वोटर की बात कीजिए तो वो 30 से 32% के आसपास ही पहुंचता है। तो एमओआई 34 से 35, एनडीए के कोर वोटर 30 से 32%। लेकिन जीत यहां पर आप अक्सर देख रहे हैं कि बीजेपी को ज्यादा मिली है आरजेडी के तुलना में। तो इसके पीछे वजह यह है कि जो अन्य अदर ओबीसी और ईबीसी हैं उसमें बड़ा हिस्सा बीजेपी अब तक निकालने में कामयाब रही है, और प्लस जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं उसमें भी उसका हिस्सा मिल रहा है। यही वजह है कि 44.5% वोट पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आ गया था। लेकिन इस बार क्या बदलेगा, चूंकि मंगनीलाल मंडल का इलाका जो है वो यही क्षेत्र रहा है। अगर आप देखें तो मधुबनी दरभंगा में उनका इंपैक्ट जो है होगा, ऐसी उम्मीद आरजेडी को होगी। क्योंकि अगर आप देखिए तो यहां जो धानुक वोटर्स हैं वो 7 से 7.5% हैं। ट्रेडिशनली वो एनडीए को वोट करते रहे हैं क्योंकि वो कोयरी कुर्मी के साथ ही वोट करते हैं। तो क्या इस बार मंगनीलाल मंडल के आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वो वोट जो है टुवर्ड्स महागठबंधन जाएगा या वो एनडीए के पास रहेगा? इसी तरह से यहां जो मल्लाह वोटर्स हैं वो 5 से 5.5% हैं। तो ये अगर आप देखें तो लगभग 12 से 14% के आसपास धानुक और मल्लाह वोटर्स हैं। ये किस तरफ जाएंगे? पिछले चुनाव तक ये एनडीए के तरफ थे, इस बार किधर जाएंगे? तो यहां पर एक परीक्षा जो है मंगनीलाल मंडल और मुकेश सहनी की भी होनी है कि वो वोट कितना ट्रांसफर करवा पाते हैं। खास करके अगर मुकेश सहनी की पार्टी यहां चुनाव नहीं लड़ रही या जहां जहां चुनाव नहीं लड़ रही, क्या वहां मुकेश सहनी वोटों का ट्रांसफर करवा पाएंगे? क्योंकि इसी क्षेत्र में बीजेपी के पास भी
कई सहनी लीडर्स हैं। तो इसीलिए ये मुकाबला जो है बहुत दिलचस्प हो गया है, लेकिन परिणाम बदलने के लिए वोटों का ट्रांसफर होना जरूरी है। और अगर ऐसा हुआ तो मुकाबला कांटे का होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्लाइट एज आपको बीजेपी को देना पड़ेगा।